जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पे। आप सभी दोस्तों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा इस टॉपिक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स चल रहा था। फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है, जिसमें से हम लोग अनुच्छेद 20 तक कवर कर चुके थे। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 21, 22 और जितना हो सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपका प्राण यानी आपकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ तक कोर्ट को भी नहीं, अगर आप कोई गलत काम नहीं किए हुए हैं तो। आपका मूल अधिकार है कि आपको स्वस्थ हवा मिले, स्वस्थ ऑक्सीजन मिले और स्वस्थ वातावरण मिले। ये आपका मूल अधिकार है, इसीलिए कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के तहत आप अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते तो आपका चालान कटता है। आपका अगर प्रदूषण नहीं है तब आपका चालान कटता है। अनुच्छेद 21 के तहत ही उसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप अपना जान स्वयं नहीं ले सकते। अगर आप आत्महत्या की कोशिश भी करते हैं तो आर्टिकल 309 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती। अगर बच गए तो, अगर इस डेथ ही हो गई तो उसके बाद कार्रवाई किस पे होगी। तो अगर आप आत्महत्या की कोशिश करते हैं तब 309 के तहत आप पे धारा 309 के तहत आपकी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आर्टिकल 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप ना तो किसी की जान ले सकते हैं, ना आपकी कोई जान ले सकता है। फिर उसके बाद इसी में कहा है निजता एवं गोपनीयता के अधिकार, यानी कि आप अपनी प्राइवेसी छुपा सकते हैं। किसी को जानने के अधिकार नहीं कि आपकी प्राइवेसी में क्या है। अपनी प्राइवेसी आप छुपा सकते हैं, उसका कोई अधिकार नहीं कि आपको प्राइवेसी के बारे में कोई पूछे या फिर आप किसी को अपनी प्राइवेसी के बारे में कुछ बताएं किसी के दबाव में आकर। आप खुशी खुशी कुछ भी करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी के दबाव में आके आपसे कोई पूछ रहा है कि अपनी प्राइवेसी बताओ, तब ये गलत है। आपसे कोई प्राइवेसी ना पूछ सकता है, ना दबाव में आके आप किसी को प्राइवेसी अपनी बता सकते हैं। इसलिए कहा गया निजता एवं गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। एक ऐसा कांड भी दिल्ली में हो चुका था। पहला क्या बताया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद कहता है निजता एवं स्वतंत्रता का, यानी कि आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है, आपको स्वस्थ ऑक्सीजन लेने का अधिकार है। वो इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा चालान करता है, हेलमेट नहीं लगाया तब, या फिर आपका प्रदूषण नहीं बनाया तब। और निजता एवं गोपनीयता का अधिकार है कि आप किसी के दबाव में आके अपनी प्राइवेसी नहीं डिक्लेयर कर सकते। आपसे कोई ज़बरदस्ती आपकी प्राइवेसी नहीं ले सकता। ये रहा हमारा आर्टिकल 21। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21 के का में संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया था। उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 तक के वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। यानी कि अगर उनके गार्जियन उनको शिक्षा नहीं दिला रहे हैं, और सरकार का भी इस पे अधिकार 6 से 14 तक फ्री शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो 2002 से 6 साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चे की प्राथमिक शिक्षा देने का या उनके बच्चों का लेने का उनका मूल अधिकार, गार्जियन का देने का मूल अधिकार है। अगर किसी कॉलेज में या फिर किसी से गवर्नमेंट कॉलेज में जाके उनका एडमिशन करवा रहे हैं और वो कॉलेज वाले उनका एडमिशन नहीं ले रहे, स्कूल वाले, तो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया 6 से 14 तक आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों का गार्जियन का भी अधिकार। गार्जियन अगर शिक्षा नहीं दिलवा रहे हैं तब उनके ऊपर बच्चे कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर बच्चे का मूल अधिकार छीना जा रहा है तो वहाँ पे शोषण हो रहा है उसका। तो इस हिसाब से तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार है कि उनको शिक्षा देना, यानी प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो अनुच्छेद 21 के काम में क्या है, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष बच्चों का शिक्षा का अधिकार। और इसी में कहा गया 1 से 6 वर्ष के बच्चों की जो प्राथमिक दवाएं होती हैं, पोलियो बूथ होता है, कई सारे टीके वीके लगते हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी, वो फ्री में लगवाए। इसलिए देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो टीकाकरण होता है वो फ्री में होता है। ये अनुच्छेद 21 के काम में है। 1 से 6 तक बच्चों की दवा जितनी होती है वो फ्री में, फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री में किया जाएगा। ये अनुच्छेद 21 के काम में कहा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी नहीं रद्द हो सकते। आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन, कुछ भी हो, अनुच्छेद 20-21 को नहीं हटाया जा सकता है। और सारे मूल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 ऐसे 2 मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में या फिर राष्ट्रपति शासन में कभी प्रभावित नहीं होते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहा गया गिरफ्तारी से संरक्षण है, यानी कि आप कोई जुर्म किए हैं, आपको जब गिरफ्तार करने कोई पुलिस सिपाही आता है तो उसको पहले तो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा। वारंट दिखाए आप उससे कारण पूछ सकते हैं किस कारण हमें गिरफ्तार कर सकते हो, तो आपको उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो 24 घंटे में कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस 24 घंटे में ना तो छुट्टी का समय जोड़ा गया है कि बाई चांस सैटरडे को आपको गिरफ्तार किया गया और वो बोले कि संडे था हम मंडे को ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 24 घंटे यानी कि गिरफ्तारी के समय, जैसे आज 11 बजे गिरफ्तार किया है तो कल 11 बजे उसको कोर्ट में 11 बजे पहले कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें ना तो छुट्टी का दिन कन्वर्ट किया जाता, टाइम इंक्लूड किया जाता है, और ना ही ट्रैफिक में जो टाइम लगता है वो टाइम इंक्लूड किया जाता है। यानी ट्रैफिक और छुट्टी का टाइम इसमें नहीं इंक्लूड किया था। कुल मिला के गिरफ्तारी से लेके 11 बजे गिरफ्तारी हो तो अगले दिन 11 बजे तुम्हें वहाँ कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा और सशरीर हाजिर करना पड़ेगा। यानी कि उन पे कोई खरोच या फिर आप मार नहीं सकते। भले पुलिस मारती है लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती। वो गिरफ्तार करती, पुलिस एक कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं कि आपको मारे, वो केवल हाथ मतलब गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट को दे देती। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी कोर्ट में उसे हाजिर करना रहेगा। वो कोर्ट उसके बाद तुम्हें न्याय देगी या फिर तुम्हें जो सज़ा देनी है वो कोर्ट देगा। पुलिस के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। बस क्या करे, मारती है तो मारती है भाई, मार खाओ। और मारती भी तो बहुत बीहड़ मारती है। सभी जो जानता है, जो मार पाया है ना पुलिस का, वही जानता पुलिस की मार कैसी होती है। तो 24 घंटे में आपको सशरीर उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद उसको मनचाहे वकील रखने की भी स्वतंत्रता है, यानी कि वारंट यानी कि कारण पूछने की स्वतंत्रता है कि हाँ किस कारण हमें गिरफ्तार कर रहे हो। फिर 24 घंटे में उन्हें कोर्ट पहुँचाने की स्वतंत्रता है, यानी कि बाई चांस आपको लेकर गए हो थाने में बैठा के कूट रहे हैं अच्छे से, तो कोई गार्जियन या कोई भी जाके आपका जो हितैषी हो वो कोर्ट जाके फिर कह सकता है कि हमारा कैंडिडेट है उसको 24 घंटे से जेल में ही या थाने में ही रखे हुए हैं, उसको कोर्ट नहीं ला रहे हैं। तो आपको 24 घंटे में आपका अधिकार 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट पहुंचना पड़ेगा और आप मनचाहा वकील रख सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। इस नियम कानून को कहते हैं प्रिवेंसिव डिटेंशन। इसको कहा जाता है प्रिवेंसिव डिटेंशन, यानी कि अपराध के बाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपराध नहीं करते लेकिन उनका अपराध बहुत दर्दनाक होता, इसलिए कहा गया इसी अनुच्छेद 22 में ही कहा गया है अपराध से पहले के। अपराध पहले मतलब क्या, अगर बाई चांस आप पे शक हो गया कि आप कोई जुर्म कर सकते हैं या फिर आपके द्वारा कुछ ऐसा हो सकता है जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो उसलिए कहा गया कि विदाउट वारंट आप सीधे गिरफ्तार कर लाओ। उसमें कोई पूछ भी नहीं सकता हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। और 3 महीने तक मिनिमम होम अरेस्ट रहेगा, यानी कि नज़रबंद किया जाएगा मिनिमम 3 महीने। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड यानी गृह मंत्रालय अगर कहता भी है तो आगे 3 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जितने बड़े नेता थे उनको होम अरेस्ट किया गया था। प्रिवेंसिव डिटेंशन यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको कहा जाता है, इस नियम कानून को। एक प्रकार से रोलेक्ट एक्ट की तरह है। किसकी तरह? रोलेक्ट एक्ट की तरह। ना तो आप वकील कर सकते, ना वकील, ना दलील, ना अपील, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ना वकील, ना दलील, ना अपील। इसमें वकील करने की भी स्वतंत्रता नहीं, आप पूछने की भी स्वतंत्रता नहीं कि आप पूछ सको कि हमें किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हो, यानी दलील भी नहीं कर सकते। और विदाउट वारंट, आपको वारंट भी नहीं दिखाएंगे, सीधे उठा ले जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी है और इसका यूज भी है। अगर जम्मू कश्मीर में ये नियम ना लगाया जाता तो जम्मू कश्मीर की सीन कुछ अलग होती है। आज बहुत ज़्यादा विवाद हो, कुछ लोग स्वयं नहीं जाते हैं, उनकी भाषा ऐसी भड़काऊ होती है कि वो दंगा फैला देते हैं। तो उस समय अपराध से पहले, यानी कि अगर शक हो गया कि आप कोई जुर्म कर सकते हैं तो अपराध से पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मिनिमम 3 महीने आपको नज़रबंद किया। नज़रबंद आपको किसी होटल में, किसी जेल में, किसी आपके घर में भी किया जाता है, लेकिन आपको पब्लिक से मिलने नहीं दिया जाएगा, कहीं भी नज़रबंद कर सकते हैं। ये हुआ हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में एक तो अपराध से स्वतंत्रता दी गई कि आप वारंट पूछ सकते हैं, 24 घंटे के अंदर कोर्ट भी जाना रहेगा, वो एडवोकेट कर सकते हैं मनचाहा। इस कानून को बोलते हैं प्रिवेंसिव डिटेंशन और इधर वाले कानून को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि आपको 3 महीने के लिए होम अरेस्ट करेंगे या नज़रबंद करेंगे, विदाउट वारंट उठा के ले जाएंगे। लेकिन इसमें शक होना चाहिए कि आप अपराध से पहले यानी कि कोई अपराध कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बताया बलात्, श्रम, बिगारी, बधुआ,
दुर्व्यवहार पर रोक, यानी कि आप बलात् श्रम, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बेगारी यानी काम करने के बाद उसको क्या कहते हैं, काम करने के बाद उसको मजदूरी ना दो, यानी उसका पैसा ना दो, उसकी कीमत ना दो, ये भी नहीं करवा सकते। बधुआ मजदूरी यानी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। और दुर्व्यवहार, किसी मजदूर के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, यानी कि उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, यानी कुछ ऐसी बात ना बोलो या फिर कुछ अपशब्द ना उसके लिए यूज करो कि उसको आत्मसम्मान के लिए ठेस पहुँचे। वो भी एक इंसान, उसको भी भारतवर्ष में रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है, बस उसकी आर्थिक स्थिति ना सही होने के कारण वो कुछ मजदूरी या फिर कुछ ऐसे काम करता है, तो आप उससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। आप उसको बधुआ मजदूर यानी कि बांध के या फिर जैसे कहते हैं ना बधुआ मजदूर नहीं बना सकते। बेगारी यानी पैसा नहीं दे सकते, यानी काम करो और उसका पैसा ना दो, ये भी नहीं करवा सकते। बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रहित या आपातकाल, ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि भारतवर्ष अपना संकट में हो, तब राष्ट्रहित या आपातकाल में आपसे कराया जा सकता है, उसके लिए एक भी पैसा नहीं दिया जा सकता और या फिर बाद में दिया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि जब राष्ट्रहित में कोई ऐसा काम हो जो करना पड़े, उसके लिए आपको मजदूरी नहीं मिल रही है, तब उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। या आपातकाल में कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें आपको काम करना पड़े और मजदूरी मिले या ना मिले, उसके लिए भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए कहा गया राष्ट्रहित या आपातकाल में कराया जा सकता है, उसकी मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है, उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा है 14 वर्ष कम बच्चों के लिए खतरनाक काम नहीं करवा सकते, यानी कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए खतरनाक काम नहीं है, जैसे कि फैक्ट्री में या खदान में या पटाखा फैक्ट्री में, यहाँ पे उनको नहीं लगाते। वैसे बाल श्रम को रोकना इसका काम है। आप कोई नॉर्मल सा काम करवा सकते हो, होटल पे काम करवा सकते हो जिसमें रिस्क कम हो, वहाँ पे काम करवा सकते हो। लेकिन खदान हो गया, माइनिंग जैसे बोलते हैं, फैक्ट्री में खदान में क्या मीथेन सबसे ज़्यादा गैस निकलती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए कहा गया है 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते या खतरनाक काम नहीं करवा सकते, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट हमारा आता है 25, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, आप कोई भी धर्म मान लें, लेकिन इसमें कहा गया कि अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो अंतःकरण से करो, यानी कि आप अंदर अंदर मानो कि हमारा ये धर्म वो धर्म, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लोग के ऊपर कई लोग फीलिंग जुड़ी होती हैं, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं आपको भी नहीं पता होता है। तो इसलिए कहा गया आप कोई अगर धर्म परिवर्तन करना है तो आप अंतःकरण से मानो धर्म परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन करना है तो अंदर से मानो कि हमारा हिंदू धर्म, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म, जो भी आप मानो वो अंतःकरण से मानो, सीधे धर्म परिवर्तन ना करो। ठीक, उसमें दिया गया धार्मिक रिवाज और धार्मिक प्रचार, यानी अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। धार्मिक रिवाज मतलब क्या, जैसे हिंदू लोग चुटिया रखाते हैं, अपने चुटिया रख सकते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, और जो हमारे सिख भाई होते हैं वो केश कृपाल या फिर रखते हैं ना, जो उनको पांच केश कृपाल कंघा और कड़ा, केस कंघा कृपाण कच्छा काड़ा, ये सब रखने की उनकी स्वतंत्रता होती है। यहाँ तक जब वो लोग क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पर भी अपना कृपाण रखे रहते हैं और उनको स्वतंत्रता है, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। भारत सरकार पासपोर्ट पे लिख के देती है कि इनको हम परमिशन देते हैं रखने के लिए। बैंकों में रहता है कि अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जा सकते, लेकिन बाहर ये रखा है कि सिखों भाई के लिए छूट है, आप वो कृपाण रख सकते हैं, और वो समझदार भी होते हैं, गलत उपयोग भी उसका नहीं करते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं सिख। यानी कि आप धार्मिक रिवाज को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने धार्मिक धर्म का प्रचार करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, कोई धर्म हो कोई भी प्रचार करना करो। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 26 यानी 26, सामूहिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप समूह में अपने धर्म के प्रचार कर सकते हो। जैसे रामनवमी के दिन राम जी की पूजा होती है, नवरात्र में माता जी का मंदिर बहुत बड़ा सजाया जाता है, माता जी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, जो हमारा इस्लाम लोग ताजिया रखते हैं, तो उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप सामूहिक तरीके से समूह बना के भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत आपको कोई रोक टोक नहीं उसमें। आप अपने धर्म के नाम पे संपत्ति भी लगा सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, धर्म के नाम पे कुछ भी करो, अपने धर्म की सारी स्वतंत्रता है, बस वो देश के हित में हो, देश के अहित में ना हो, देश की एकता खंडित ना हो, बस
ये हो गया हमारा आर्टिकल 26। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में कहा गया धार्मिक कार्यों के रखा गया धन यानी टैक्स नहीं लगेगा। जितना धार्मिक कार्य के लिए मंदिर में जितना पैसा जमा किया जाता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मिसयूज भी होता रहता है, क्योंकि बड़े लोग जाते हैं मंदिर के नाम पे जमा करते हैं, पुजारी से ले लेते हैं, 10% पुजारी दे दिए, 90% अपना ले, उनका टैक्स बच गया। मंदिर के नाम पे या फिर किसी धर्म के नाम पे रखा हुआ धन उसमें टैक्स नहीं लगेगा, अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज में किसी एक धर्म को लेकर नहीं पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप आके पढ़िए, लेकिन उसमें किसी एक धर्म की को पढ़ाई हो तो ऐसा नहीं, उसमें कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे और सबको वो पढ़ाया जाएगा। आप इस्लाम धर्म में आपको उर्दू पढ़ना, आप अपना स्कूल खोल सकते हैं अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 25 लेके 28 तक क्या कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपने धर्म को लेके स्वतंत्र हैं, धर्म के अकॉर्डिंग कुछ भी करें। तो अनुच्छेद 28 में कहा गया सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप उसमें सरकार को या फिर किसी कोर्ट में बाध्य नहीं है कि हाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा नहीं जिसमें किसी एक धर्म को लेकर पढ़ाया जाता हो, वो अपना पर्सनल कॉलेज सभी खोलते रहते हैं। ये रहा हमारा आर्टिकल 28। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 और 30 जो होते हैं वो हमारे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक जिस कॉलेज में चाहें, जिस संस्था में चाहें, जहाँ कहीं भी चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं। वो किसी धर्म को मानने हो, किसी जात के हों, ऐसा कुछ नहीं है। वो जात धर्म अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, वो किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग या जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उसमें बुर्का पहन के अगर कॉलेज में आएंगे तो थोड़ा उनको ऑड फील होगा। उनको कुछ ये लगे कि हम इस समाज से थोड़ा पृथक होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। आप उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ना तो आपको उस कॉलेज का प्रिंसिपल रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है, ना तो गवर्नमेंट ही रोक सकती कि आप इस कॉलेज में ना हो, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अपने आप में थोड़ा ऑड लगेगा कि हम थोड़ा अलग हैं। तो इसलिए कहा गया अगर आपको संकोच उत्पन्न हो रहा तब आप अपना कॉलेज खोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण यानी शिक्षा संस्थान, वो अपना स्वयं का शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, इसमें सरकार भी उनकी साथ देगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, संस्कृत विश्वविद्यालय, मदरसा जितने खुलते हैं इसी के अकॉर्डिंग खुलते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 30 में कहा गया अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर वो बहुसंख्यक के साथ पढ़ने में संकोच उत्पन्न कर रहे हैं तो अपना एक संस्था खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया, अनुच्छेद 30 का बताता है कि अल्पसंख्यक लोग अपनी स्वयं की संस्था खोल सकते हैं अगर वो अनुच्छेद 29 के तहत किसी बहुसंख्यक के साथ पढ़ने में या फिर कोई भी ऐसा काम करने में संकोच उत्पन्न कर रहे हैं तो अपना संस्था वो चला सकते हैं। उसके लिए सरकार उनको फुल सपोर्ट करेगी, सरकार उनको पैसा देगी, सरकार उनके सारी व्यवस्थाएं सरकार स्वयं करेगी। ये रहा हमारा आर्टिकल 29 और 30, 29-30 हमारा अल्पसंख्यकों के लिए है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा 31 से 35 तक नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।